हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 से, चैप्टर इज़ कंबशन एंड फ्लेम। सो लास्ट क्लास में हम कंबशन के बारे में देख चुके थे कि कंबशन क्या होती है, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं कंबशन होने के लिए, और जो आग लग जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके पीछे रीज़न क्या है। सो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ अ फ्यूल। हमने पढ़ा था कंबशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो क्या है, फ्यूल है। एक है ऑक्सीजन और एक है इग्निशन टेम्परेचर। तो फ्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। फ्यूल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक मतलब घर में या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। उन सब्सटेंसेस को फ्यूल कहा जाता है। Fuels are substances that give us heat which we use for domestic and industrial purposes such as wood, kerosene, petrol, coal। ये सब क्या है, फ्यूल है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल जो भी आपके व्हीकल्स के अंदर यूज होते हैं, LPG, CNG, ये सब भी क्या है, आपके फ्यूल्स ही हैं जिसको जलाने पे हीट आपको मिलती है। What will be an ideal fuel और good fuel look like। एक आइडियल फ्यूल, अच्छा फ्यूल क्या हो सकता है। इट मस्ट हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी उसको जलाने के लिए, बहुत कम होगा तो नेचर में ऐसे रखा रखा भी आग पकड़ लेगा। तो दोनों तरीके से हम लोगों को वो सुटेबल नहीं रहेगा। तो उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना ज़रूरी है। Does not produce undesirable और poisonous substance and cause pollution। इको फ्रेंडली होना चाहिए, पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, क्योंकि पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट और हम दोनों को ही डायरेक्टली नुकसान होता है। Does not leave behind much ash। ज़्यादा ऐश, राख, जलाने पे चीज़ों के क्या बच जाती है, पीछे राख बच जाती है। ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस ना करे। चीप होना चाहिए, सब उसको एक्सेस कर सकें, सबको वो मिल सके, चीप होना चाहिए। ईजी टू स्टोर होना चाहिए, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और उसकी क्लोरोफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मींस जब सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल को, फॉर एग्जांपल 1 kg फ्यूल को जलाया जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इट इज़ रेडिली अवेलेबल। आसानी से मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि उस फ्यूल को लेने के लिए हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और हैव हाई क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी हाई होनी चाहिए। अभी ऊपर आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। हैज़ ए मॉडरेट रेट ऑफ कंजप्शन। मॉडरेट रेट होना चाहिए, ये नहीं कि जलाते ही पूरा खत्म हो जाए, धीरे धीरे जले वो और लगातार क्या करता रहे, हीट प्रोड्यूस करता रहे। इज ईजिली कंट्रोलेबल। कंट्रोल आसानी से किया जा सके, जब हम चाहें तब वो स्टार्ट हो जाए, जब हम चाहें वो रुक जाए। ऐसा नहीं कि जला दिया तो वो कंप्लीट जल के ही रुकेगा, ठीक है। इज ईजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना आसान होना चाहिए। जैसे वुड को आप कंपेयर करें तो वुड को ले जाने के लिए आपको तो बड़े व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, जबकि जो LPG सिलेंडर है उसको आप साइकिल पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट। उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। मॉइस्चर, नमी कम होगी तो वो आसानी से जल जाएगा। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल हैं जो दूसरे फ्यूल से चीपर होते हैं। चीप होना भी ज़रूरी है ताकि सब उसको यूज़ कर सकें। फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कि कितना काम अच्छे से हो पाता है, कितनी एफिशिएंटली कोई काम होता है। तो फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है। फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोरोफिक वैल्यू। जो फ्यूल की एफिशिएंसी है कि फ्यूल कितना कारगर है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है, फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल दिए गए हैं और उनकी क्लोरोफिक वैल्यू दी गई है। क्लोरोफिक वैल्यू की SI यूनिट क्या होती है, किलो जूल, जो एनर्जी की होती है पर kg। 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू होगी। The calorific value of a fuel depends on the amount of heat produced by complete combustion of 1 kg of the fuel। क्या कहता है कि क्लोरोफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, कब,
जब 1 kg फ्यूल को कंप्लीटली जलाया जाए, आपने इन सभी को क्या करना है, इन सभी का 1 kg सैंपल ले लेना है, उनको जलाना है, उसकी कंप्लीट कंबशन करनी है और उसके बाद वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप 1 kg काउडंग केक को जलाते हैं तो 6000 to 8000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 kg को जलाने पे। वुड को जलाने पे 17,000 to 22,000, कोल को जलाने पे 25,000 to 33,000, पेट्रोल को जलाने पे 1 kg पेट्रोल को जलाएंगे तो 45,000, केरोसिन में भी सेम, डीजल में भी सेम, मीथेन 1 kg जलाएंगे तो 50,000। तो ये होती है क्लोरोफिक वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की 1,50,000 किलो जूल पर kg है क्लोरोफिक वैल्यू। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो जो उसकी SI यूनिट है वो क्या बनी, किलो जूल पर kg। क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ कॉमन फ्यूल्स वी यूज, इट इज गिवन हियर। इफ वी लुक एट द टेबल, जैसे हम टेबल देखेंगे, वी विल सी दैट हाइड्रोजन सीम्स टू बी मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल फॉलोड बाय LPG, CNG एंड मीथेन, कम नेक्स्ट क्लोजली फॉलोड बाय केरोसिन, डीजल एंड मीथेन। काउडंग केक सीम्स टू बी द लीस्ट एफिशिएंट फ्यूल हेयर। जबकि हमारी कंट्री में काउडंग केक का बहुत प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ऐश और पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो उसको रिमूव करके हम किसको ला रहे हैं, LPG को ला रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है LPG को यूज़ करने पे, बहुत सारी आपकी स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि हर घर में LPG का इस्तेमाल हो। यूजेस ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के यूजेस क्या है। सम ऑफ द वेज इन विच कॉमन फ्यूल्स आर यूज्ड आर, कुछ कॉमन तरीके जहां पर हम फ्यूल का यूज करते हैं। गैसोलीन का यूज किया जाता है कार, स्कूटर और अदर व्हीकल्स में फॉर एवरीडे यूज। नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग सिस्टम में, वाटर हीटर्स में, ड्रायर्स में, स्टोव टॉप्स इन आवर होम्स। ऑयल और नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस हो रही हैं आर यूज्ड इन मेकिंग सेवरल थिंग्स दैट वी यूज एवरी डे। ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल बहुत सारी ऐसी चीजें बनाने के लिए किया जाता है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जाम्पल आर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक। हमने पढ़ा था कि ऑयल क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोकेमिकल कहते हैं। तो इन पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है, प्लास्टिक बनता है। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था। फार्मास्यूटिकल्स एंड सेवरल अदर आइटम्स वी यूज डेली। तो दवाइयां बनती हैं और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। कोल प्राइमरीली एक फॉसिल फ्यूल है, सबसे कॉमन फॉसिल फ्यूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। जहां पे हीट की सहायता से कोल को जला के हीट प्रोड्यूस की जाती है, उसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, उस प्लांट को क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो जो फ्यूल है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन कैटेगरी क्या होगी, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल, पेट्रोलियम विच इज ए फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल फ्रॉम विच वी गेट पेट्रोल एंड गैसोलीन, डीजल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। तो लिक्विड फ्यूल के एग्जांपल क्या हो गए, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से क्या बनता है आपका, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब किससे निकलते हैं, क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं। सॉलिड फ्यूल कौन से हैं, फायरवुड लकड़ी है, चारकोल है, कोल भी क्या एक फॉसिल फ्यूल है। डंग केक्स हैं जो काउ डंग केक्स बनाते हैं। टोएलो है, एनिमल फैट होता है, कॉमनली यूज नहीं होता है लेकिन आते हैं इसलिए पढ़ाया जा रहा है। स्ट्रॉ जो बचा हुआ एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है जी, ये क्या होते हैं, जब पेड़ जो आपने क्रॉप उगाई है उसके ऊपर से जब दाने निकाल लिए जाते हैं, जो पीछे बच जाता है उसको स्ट्रॉ कहते हैं। पैराफिन, वैक्स, कैम्फर, दीज आर ऑल सॉलिड फ्यूल। गैसियस फ्यूल की कैटेगरी में आपका LPG आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा आपका CNG आ जाएगा, लिक्विफाइड हैं जी दोनों, कंप्रेस्ड हैं। सम ऑफ अदर कॉमन गैसियस फ्यूल्स आर CNG, वी गेट CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलती है हमें। एक नेचुरल गैस मिलती है जिसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है। ब्यूटेन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। ब्यूटेन गैस भी कहाँ से निकाली जाती है, नेचुरल गैस से ब्यूटेन गैस निकाली जाती है। और ज़्यादातर मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होती है। गांव में एनिमल डंग से या फार्म वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है
और बायोगैस के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होती है, मीथेन गैस ही प्रेजेंट होती है। शहरों में ये काम सीवेज वेस्ट से किया जाता है, तो सीवेज प्लांट होते हैं जिनमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है। व्हेन हार्ड कोक इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू कोक, हमने पढ़ा था कि कोक, कोल गैस ये प्रोडक्ट्स हैं आपके। तो हार्ड कोक को जब हीट किया जाता है तो कोक और कोल गैस प्रोड्यूस होते हैं, जिनका फर्दर फिर हम इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे करते हैं। वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग स्टीम, भाप, जो वाटर वेपर्स होते हैं, स्टीम जो होती है, ओवर रेड हॉट कोक। कोक को रेड हॉट होने तक हीट किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, फिर उसके ऊपर से स्टीम जब पास करेंगे तो वाटर गैस प्रोड्यूस होगी, जिसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे होगा। एसिटिलीन गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है किसकी सहायता से, कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर में ऐड करते हैं तो एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। इट स्मेल इज बिट अनप्लीजेंट, अच्छी स्मेल नहीं होती, आपको बेकार सी स्मेल लगेगी, बट द फ्लेम इट प्रोड्यूसेस इज सो हॉट दैट इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स एंड वेल्डिंग पर्पसेस। लेकिन जो इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि आप इससे मेटल को काट सकते हैं और वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। कार्बन बेस्ड जो फ्यूल है, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये ऐश प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर से फाइन, बहुत ही छोटे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एयर में रिलीज होते हैं, जिससे हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं लाइक अस्थमा। These fine particles are referred to as suspended particulate matter। क्या कहलाते हैं, SPM कहलाते हैं। सस्पेंडेड मतलब तैर रहे हैं, particulate matter बहुत छोटे छोटे मैटर हैं जो एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, अगर फ्यूल्स की क्या होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, मतलब वो पूरी तरीके से नहीं जल रहे हैं, सच एज कोल, गैसोलीन एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, उनके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। इवन ये कि वो किसी इंसान को मार सकती है अगर वो एक रूम के अंदर कोल को जला के गेट विंडोज बंद करके सो जाता है तो। CO कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, क्यों है वो इतनी जहरीली, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके ब्लड के RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, द रेड पिगमेंट जो प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होनी बंद हो जाएगी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। दीज फ्यूल्स ऑल्सो रिलीज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, मैनी ऑफ दीज आर कार्सिनोजेनिक कॉज कैंसर। वो चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं उनको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, वो कैंसर का कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर फ्यूल्स को जलाने पे एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है ड्यूरिंग कंबशन, इज कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सभी गैसेज एक प्रपोर्शन में प्रेजेंट हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है फ्यूल्स को यूज़ करने से, वो इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का प्रपोर्शन है उसको क्या कर रही है, इम्बैलेंस कर रही है। दूसरी बात, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इससे ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज थे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे थे, और इस वजह से अगर डिफॉरेस्टेशन कर दी गई है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होगी और जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज, जो आप कोल फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं, इनके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच इज कोरोसिव इन नेचर एंड कॉजेज इरिटेशन इन नोज, थ्रोट एंड एयर वेज। इनकी वजह से क्या होता है जी, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपके गले में, नाक में और जो आपका विंड पाइप है उसके अंदर आपको जलन सी महसूस होती है। ये कॉमनली आप देखेंगे जब दिवाली आती है तो बहुत सारे क्रैकर्स ब्रस्ट किए जाते हैं, साथ में इसके साथ ही जो रेसिड्यू होता है खेतों के अंदर उसको भी जला दिया जाता है, जिसको पराली कहा जाता है। ठीक है, उसको जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में होता है और आपको क्या फील होता है, सब जगह पे नोज में, थ्रोट में और विंड पाइप में जलन महसूस होती है। इट ऑल्सो कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग एंड फीलिंग ऑफ टाइटनेस अराउंड द चेस्ट।
बहुत घबराहट सी महसूस होती है, अच्छे से सांस नहीं आता, यूं लगता है सांस नहीं आ रहा है। पेट्रोल इंजन जो है, यहाँ पे कोल और डीजल हो गया, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं। दीज सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड एंड कॉज एसिड रेन। तो जो सल्फर की ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस जब बरसात आती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, एसिड्स बनाती हैं। और जब ये एसिड पानी के साथ नीचे आएगा तो उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होता है जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच इज कॉजिंग द मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर। देखिए भाई, अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जितने ग्लेशियर हैं, हमें ये पता है कि जितना भी पीने लायक प्योर वाटर है वो ग्लेशियर बर्फ की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलने लग जाएगी। तो पूरी ही अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर वो मेल्ट होंगे तो वो पानी बह के कहां जाएगा, वो समुद्र में जाएगा और समुद्र के लेवल को बढ़ा देगा। इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं उनके अंदर फ्लड आना एक कॉमन फिनोमिना हो जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको पता है कि जो समुद्र के किनारे हैं वहां पे जो जमीन है और समुद्र एक दूसरे को टच करते हैं, अगर समुद्र का पानी चढ़ेगा तो धीरे धीरे वो पानी जमीन को कवर करने लगेगा और जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो निचले एरिया हैं, वहां पे कंप्लीटली पानी भर जाएगा और वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे पानी के नीचे। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं। इट इज caused due to the elevated levels of carbon dioxide in the atmosphere as carbon dioxide absorbs infrared radiation emitted by the earth and radiate it back to the atmosphere। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो नेचर में क्या करेगी, जो सन की अल्ट्रा इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं, क्या आ रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं, सन से जो रेडिएशन आ रही है उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। साथ में जो रेज जमीन से टकरा के वापस जाती हैं उनको भी ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, अपने अंदर ही होल्ड कर लेती है। इससे उसने हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोगों ने खेतों में देखे होंगे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं ताकि वहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है वो हीट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जाने नहीं देती वापस। इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन रेफर्स टू द रेन ऑफ एसिड। जब एसिड पानी के साथ नीचे आता है उसको एसिड रेन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है क्रॉप के लिए, सॉयल के लिए, एनिमल्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। आप देखते हैं कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो मार्बल वगैरह से बने हुए हैं, आपने कभी नोटिस किया, वो येलोइश से हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं? जब एसिड रेन आती है तो वो मार्बल के साथ रिएक्ट करती है और उसको खराब कर देती है, उसके सरफेस को कोरोड कर देती है। ठीक है जी। इसकी वजह से एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक है भाई, एसिड है। जब वो मार्बल के लिए नुकसानदायक है तो हमारे लिए भी, ये क्रॉप्स के लिए और सॉयल को भी एसिडिक बना देता है। तो क्रॉप्स पे भी नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। These acids are formed when sulfur and nitrogen oxide, जब सल्फर की ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो आपकी एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। एसिड रेन ऑल्सो डैमेज ट्रीज एट हायर एलिवेशन सच एज रेड स्पर्स दैट ग्रोज 2000 फीट अबव द सी लेवल। जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, पहाड़ों में हैं, उन प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती है, ट्रीज को नुकसान पहुंचाती है। Causes acidification of lake और stream water। जो पॉन्ड हैं, नदियां हैं, उनके अंदर जब ये पानी जाता है एसिड रेन वाला तो वहां के पानी को भी एसिडिक बना देता है। तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ पानी की लाइफ है, उसके ऊपर आपको एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक गलत इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड डैमेज फॉरेस्ट सॉइल। irreplaceable buildings, statues and sculptures which are part of a nation's culture heritage can be destroyed due to acid rain। मैंने जैसे आपको बताया ताजमहल को आप देखेंगे, ये
ऐसे जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं जो हमारे कल्चर का पार्ट हैं, इनको परमानेंट नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। सो व्हाई डू वी नॉट बर्न वुड एनीमोर? अब हमें वुड वगैरह जो काऊ डंग है उनको क्यों नहीं जलाना चाहिए? वुड एक लो कॉस्ट फ्यूल है और इजीली अवेलेबल हो जाता है जलाने के लिए, लेकिन जब इनको जलाया जाता है तो इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक प्रोड्यूस होता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी बात, जब आप वुड लेके आते हैं, कहाँ से आएगी? पेड़ों को काटने से आएगी। इससे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगी। डिफॉरेस्टेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है नेचर में वो खराब हो जाएगा। ठीक है जी। इसीलिए लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि वुड और काउडंग को छोड़ के आप किस पे आ जाएं? एलपीजी पे आ जाएं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वाई शुड वी यूज सीएनजी एज ऑटोमोबाइल फ्यूल? ऑटोमोबाइल के अंदर हम पेट्रोल डीजल को छोड़ के सीएनजी क्यों प्रोड्यूस करें? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पेट्रोल को जलाने पे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती हैं, डीजल को जलाने पे सल्फर की ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो दोनों ही क्या कर रही थी? एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रही थी। तो सीएनजी क्या है? एक क्लीनर फ्यूल है। ये बहुत कम, देखो मना नहीं कर रहे, प्रोड्यूस करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस करता है, लेकिन लेसर अमाउंट में करता है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। इसीलिए सीएनजी को यूज़ करें ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। हाउ टू कंजर्व फ्यूल? अब फ्यूल है उसको बचाया कैसे जा सकता है? कलेक्ट ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड वाइल कुकिंग एट वन प्लेस बिफोर स्विचिंग ऑन द गैस। ऐसा नहीं है गैस ऑन कर दी उसके बाद चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वेस्ट होएगा। जब भी आप लोग क्या करें, रूम को छोड़ के कहीं बाहर जाएं तो लाइट और फैन ऑफ कर दें, क्योंकि ये जो आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो आपकी किससे आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, वहाँ पे भी तो कोल यूज़ होता है। चेक द प्रेशर ऑफ टायर्स रेगुलरली। अपनी गाड़ी के टायर्स का प्रेशर चेक करें, कम हवा होगी तो ज़्यादा फ्यूल की यूजेज होती है। चूज वॉकिंग ओवर यूजिंग कार्स और मोटर बाइक्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 50 लोग एक बस में चले जाएंगे, सेम डीजल यूज होगा। जबकि अगर सब इंडिविजुअल करते हैं तो 50 गाड़ियों का तेल यूज होगा, जो बहुत ज़्यादा है उस बस के कंपैरिजन में। सो दिस इज हाउ यू कैन कंजर्व फ्यूल्स. So that's all for this chapter. Thank you very much. Take care. God bless you. Bye.